हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। कल हमने रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी के कुछ क्वेश्चनों को देखा था। इसके बचे हुए क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या कैडर आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमी परिवर्तन का कारण रहा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न 2014 के GS2 पेपर में आया था। प्रश्न यह कह रहा है, जो कैडर आधारित सिविल सेवा संगठन थी, जिसके तहत जो सिविल सेवक थे उनको कैडर आवंटित होते थे, जैसे किसी सिविल सेवक को यूपी कैडर या किसी को पंजाब कैडर, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वह जो भारत में धीमी परिवर्तन का कारण रही है कि जो भारत का जो ग्रोथ थी या जो चेंजेस आने चाहिए थे उसकी जो गति थी उसको इस नीति ने धीमा कर दिया। यानी कि जो इसकी जो कमियां हैं, तो इसने किस प्रकार से राजनेताओं के साथ मिलकर या भ्रष्टाचार करके जो सिविल सेवा थी उसकी जो पूर्ण रूप से उपयोगिता को रोका है और जो भारत के अंदर जो विकास में इसकी भूमिका थी उसको कम किया है। तो इसको यहाँ पर हमें दिखाना है। तो हम यहाँ पर उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर इंट्रो में बता सकते हैं कि जो कैडर आधारित सिविल सेवा संगठन है वह क्या है, उसको हम यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो सिविल सेवा संगठन था वह भारत में धीमी परिवर्तन का कारण रहा है, इसको हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें जो सिविल सेवा संगठन थी उसकी कमियों को दिखाना है कि किस प्रकार से जो सिविल सेवक थे उन्होंने स्थानीय राजनेताओं के साथ गठजोड़ करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उनको स्थायित्व तो मिल गया किसी राज्य के अंदर, तो जो उनकी इफेक्टिविटी थी या प्रभावशीलता थी वह कम हो गई। तो वह जिस क्षमता के साथ कार्य करने चाहिए थे वह कार्य नहीं कर पाए हैं। या हम बता सकते हैं कि वहां पर जो जैसे किसी सिविल सेवक को होम कैडर मिल गया तो उन्होंने होम कैडर के अंदर भाई भतीजावाद करके जो ग्रोथ है उसको कम किया। तो इस प्रकार के हम यहाँ पर कमियों को दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके सारी कमियां यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो कैडर आधारित सिविल सेवा संगठन था उसकी कमियों को दिखाना है। निम्न कमियां थी, उन्होंने निम्न प्रकार से जो भारत की ग्रोथ है उसको प्रभावित किया है। तो आगे देख सकते हैं कि जो ऊपर दिए गए कारण हैं उनके कारण जो सिविल सेवा संगठन जो सिविल सेवक थे वो अपनी पूर्ण उत्पादकता के साथ कार्य नहीं कर पाए और जो अन्य समस्याएं थी उसके कारण और निम्न समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई, जैसे कि भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। जैसे उनको होम कैडर मिल गया तो वो अपने गृह राज्य के अंदर भ्रष्टाचार करने लगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो सिविल सेवा संगठन थी उसके सकारात्मक बिंदुओं को भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जो कैडर आधारित सिविल सेवा संगठन था उसने राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल किया। किस प्रकार से? जैसे तमिलनाडु का सिविल सेवक है वह पंजाब में आके कार्य कर रहा है और पंजाब का जो सिविल सेवक है वह नॉर्थ ईस्ट में जाके काम कर रहा है। इस प्रकार से जो भारत को एकत्व प्रदान करने में, राष्ट्रीय भावना को प्रबल करने में कैडर आधारित सिविल सेवा संगठन अपनी भूमिका निभाई। या जो आपदाओं के समय जो सिविल सेवक थे उन्होंने अच्छा कार्य किया। सरकारी योजनाओं को निर्माण व कार्यान्वयन में सिविल सेवक थे उन्होंने अच्छा कार्य किया। जो इसका वे फॉरवर्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्या कर सकते हैं, हम कैडरों के आकार में कमी कर सकते हैं, लेटरल एंट्री ला सकते हैं जिसके अंदर क्षेत्र विशिष्ट के जो विशेषज्ञ लोग हैं वो प्रवेश कर पाएंगे। और जो नई कैडर पॉलिसी है जिसके तहत जो देश को 5 जोन के अंदर बांट दिया गया है। और हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जो सिविल सेवा है वो भारत में सरकार और लोगों के बीच का ब्रिज है और इसलिए इस ब्रिज का सही होना आवश्यक है, तभी जो भारत के विकास का जो इंजन है वो दौड़ पाएगा। तो दूसरा प्रश्न है कि पारंपरिक नौकरशाही संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है। तो ये 2016 का GS2 का क्वेश्चन है कि जो पारंपरिक नौकरशाही संरचना है जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही जो यथास्थितिवादी नौकरशाही है उसने किस प्रकार से उसकी जो संस्कृति या जो संरचना थी उसने किस प्रकार से जो भारत का विकास है उसको बाधित किया है, यह हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं? हम इंट्रो में बता सकते हैं कि जो पारंपरिक नौकरशाही का अर्थ क्या होता है कि जो प्रकृति में यथास्थितिवादी है या जो परंपरा से चली आ रही है, जो अंग्रेजों की जो देन है, वह है पारंपरिक नौकरशाही। मेन बॉडी में हम बता सकते हैं कि जो पारंपरिक संरचना का अर्थ क्या होता है और पारंपरिक संस्कृति का अर्थ क्या है। पारंपरिक संरचना किस प्रकार से नौकरशाही के अंदर है उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे जो शक्तियों का केंद्रीकरण है पारंपरिक नौकरशाही के अंदर, और विशेषज्ञ लोगों का अभाव है। जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अंदर जो सामान्य लोगों का चयन होता है, लेटरल एंट्री का अभाव है जिससे विशेषज्ञ लोग सिविल सेवा में प्रवेश नहीं कर पाते। या जो प्रशिक्षण में नवाचार का अभाव है, वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार सिविल सेवक प्रशिक्षित नहीं हो पाते। या फिर जो सिविल सेवकों को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यह तो है जो सिविल सेवा है उसकी पारंपरिक संरचना है। और पारंपरिक संस्कृति कैसे है कि जो सिविल सेवा है उसके अंदर भ्रष्टाचार है और जो शिकायतों की सुनवाई नहीं करते हैं, या जो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही का सिविल सेवा में अभाव देखा जाता है। या फिर
कि जो वो किसी न किसी जातिगत या धार्मिक पूर्वाग्रह के साथ कार्य करते हैं। तो यह तो उसकी संस्कृति हो गई। तो अब हमें यहाँ यह दिखाना है कि पारंपरिक नौकरशाही संस्कृति और संरचना ने किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक विकास प्रक्रिया को बाधित किया है। तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक तो है सामाजिक और एक है आर्थिक। तो किस प्रकार से पारंपरिक नौकरशाही संस्कृति और संरचना ने सामाजिक विकास को बाधित किया है और किस प्रकार से आर्थिक विकास को बाधित किया है, तो हम यहाँ पर इसको अलग अलग हेडिंग के साथ दिखा सकते हैं कि यहाँ निम्न प्रकार से जो इसकी जो संस्कृति और संरचना थी उसने सामाजिक विकास को बाधित किया है और निम्न प्रकार से जो आर्थिक विकास को बाधित किया है। तो हम क्वेश्चन को जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं। तो हमारे जो एग्जामिनर होता है उसके लिए प्रश्न को जो उत्तर को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सामाजिक, हमने ऊपर देख लिया है कि संरचना और संस्कृति कैसी थी, जो उस प्रकार की जो विशेषता थी या जो उस प्रकार की संरचना थी उसने किस निम्न प्रकार से जो सामाजिक विकास को बाधित किया है या फिर निम्न प्रकार से आर्थिक विकास को बाधित किया है। तो सबसे पहला जो देखा था कि शक्तियों का केंद्रीकरण है जो पारंपरिक नौकरशाही में। तो शक्तियों के केंद्रीकरण के कारण क्या हुआ, जो स्थानीय स्वशासन है वह कमजोर हो गया। जिस प्रकार देखते हैं कि जो पंचायतों के ऊपर जो उच्च स्तर के जो सिविल सेवक होते हैं जैसे जिला कलेक्टर वगैरह हो गए, उनका दबाव काफी ज्यादा होता है। तो वह जो पंचायत स्तर पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि शिकायतों का शीघ्र निस्तारण नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से जो विधवाएं होती हैं, दिव्यांग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनको जो सेवा तुरंत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक विकास नहीं हो पाता उन वर्गों का। और जो सिविल सेवक हैं वो पूर्वाग्रहों के साथ काम करते हैं। और जो सिविल सेवक थे, जो पारंपरिक सिविल सेवा है, जो उनकी संरचना में विशेषज्ञता का अभाव है, जिसके कारण जो योजनाएं हैं उसमें एक्सक्लूजन व इंक्लूजन की समस्या आती है कि किन लोगों को योजना से बाहर रखना है और किन लोगों को योजना में शामिल करना है, उसको सही से यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता है। जो संस्कृति और संरचना थी उसके कारण निम्न प्रकार से सामाजिक विकास बाधित हुआ है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो उसकी संरचना और संस्कृति थी उसने आर्थिक विकास को बाधित किया है। हमने देखा था कि जो उसकी सिविल सेवा की जो संरचना थी, पारंपरिक संस्कृति थी, उसके अंदर भ्रष्टाचार था, उसके अंदर लेट लतीफी थी। वह जो सिविल सेवा थी जो पारंपरिक संरचना और संस्कृति वाली, वह नई तकनीकों के उपयोग से हिचकिचाती थी या जो नवाचार के लिए जो है वह प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती थी। तो उसने किस प्रकार से भारत का आर्थिक विकास प्रक्रिया बाधित की, जैसे भ्रष्टाचार करने से जनता के जो पैसे हैं या कर का जो पैसा है, हमारे पैसे है, उनका दुरुपयोग हुआ है। जैसे वर्तमान में देखा गया है कि बिहार का जो पुल है उसमें जो 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये किस कारण से हुआ है? यह जो भ्रष्टाचार था जो सिविल सेवा के अंदर राजनेताओं और जो बिजनेसमैन के बीच, उसी का ये परिणाम है। दूसरा है कि लेट लतीफी, जो योजनाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती समय पर। तो जो भारत का जो आर्थिक विकास की गति है, जो आर्थिक विकास का इंजन है, वो पीछे रह जाता है। जैसे कि जो मुंबई की मेट्रो परियोजना है वह कितने साल हो गए अभी तक चली जा रही है। तो ये क्यों चली जा रही है? क्योंकि जो सिविल सेवक हैं वो जवाबदेही या पारदर्शिता से साथ कार्य नहीं करते हैं या लेट लतीफी दिखाते हैं अपने कार्यों में। और तीसरा है कि नई तकनीकों के प्रयोग से हिचकिचाते हैं। तो जो संसाधनों का दक्षतम उपयोग कर पाते हैं, जो वर्तमान में जो ई गवर्नेंस का जिस प्रकार से उपयोग हो पा रहा है उसका जो पहले नहीं हो पाया है। तो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो सिविल सेवा संगठन था, पारंपरिक सिविल सेवा संगठन, वह जो नई तकनीकों के प्रयोग से हिचकिचाता था और जो पारंपरिक सिविल सेवा संस्कृति थी वो नवाचार का प्रतिरोध करती थी, जिस कारण से जो रोजगार के नए क्षेत्रों का वो विकास नहीं कर पाई है। जैसे वर्तमान में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना भारत को विकसित होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितने रोजगार का सृजन होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। इसी कारण हमारे भारत देश में आज बेरोजगारी की समस्या उभर कर आई है। तो निम्न कमियां थी, उसके कारण जो भारत का आर्थिक विकास बाधित हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर बता दिया है कि जो पारंपरिक संरचना और संस्कृति क्या है और उसने किस प्रकार से सामाजिक विकास को बाधित किया है और उसने किस प्रकार से आर्थिक विकास को बाधित किया है। तो हमने क्वेश्चन को जो कीवर्ड थे उनको पूरी तरीके से यहाँ पे अलग अलग करके डिफाइन किया है। तो एग्जामिनर के लिए यहाँ पर समझना बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर यह बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए कि जो भारत की जो सिविल सेवा, पारंपरिक सिविल सेवा है उसमें बदलाव आए और वह जो वर्तमान की जरूरतों के अनुसार अब कार्य करे। तो जो पहला वे फॉरवर्ड है वो है कि प्रशासन व जनता के बीच संचार बढ़ाया जाए या संवाद बढ़ाया जाए। तो हमने कल वाले जो वीडियो में देखा था, जो टीएन की अम्मा कॉल सेंटर योजना है, जिसके तहत जो स्थानीय लोग होते हैं वो फोन करके सिविल सेवकों को अपनी समस्या बता पाते हैं। तो इस प्रकार से जो उनके बीच संचार होता है या जो संवाद होता है वो बढ़ाया गया है। सेवा वितरण को बेहतर बढ़ाया जाए। किस प्रकार से जो राजस्थान की संपर्क पहल है जिसके तहत अगर सेवा नहीं मिलने पर तुरंत शिकायत निवारण का प्रावधान किया गया है। और सेकंड एआरसी ने बोला गया है कि लेटरल एंट्री की व्यवस्था की जाए ताकि विशेषज्ञ लोग सिविल सेवा में आए और वह क्षेत्र विशिष्ट के अंदर अपनी जो पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर पाए।
और जो सेकेंड ईआरसी की अन्य सिफारिशें हैं उनकी भी यहाँ पर पालना की जाए, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, आईटी का यूज किया जाए, या जो नियम प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए ताकि लोगों का जुड़ाव प्रशासन से बढ़े, सूचना तक जनता की पहुंच को बेहतर किया जाए, और जो पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व है उसको सुनिश्चित किया जाए ई गवर्नेंस का यूज करके। और जो सिविल सेवा संगठन है उसकी समय समय पर समीक्षा और मूल्यांकन किया जाए। अगर समय समय पर समीक्षा और मूल्यांकन नहीं होगा तो वह वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से खुद को इवॉल्व नहीं कर पाएगा। और कंक्लूजन में हम किसी जो पर्सनालिटी है, बड़ी पर्सनालिटी है, उसको उसके कथन से हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जो सुशासन के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता है, इसलिए जो नौकरशाही के भीतर अनुशासन सुनिश्चित किया जाए और उसकी संरचना और संस्कृति को बेहतर बनाया जाए, ताकि जो सिविल सेवा संगठन है वो भारत के जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसके जो इंजन को आगे बढ़ाने में योगदान निभा पाए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में भारत में सिविल सेवाओं की तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका वर्तमान संदर्भ में अभाव प्रतीत होता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सिविल सेवाओं में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है? तो यह प्रश्न कहता है, जो सिविल सेवा को लाने का कारण क्या था? प्रशासन में तटस्थता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो पाए, और ये सिविल सेवक तटस्थ और प्रभावशील रूप से कार्य करके जो भारत के जो विकास के इंजन है उसको गति प्रदान कर पाए। लेकिन वर्तमान में जो तटस्थता है या जो प्रभावशीलता है वो उसका सिविल सेवाओं से अभाव देखा जाता है। तो आप इस मत से सहमत हैं या नहीं है? तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि अगर हाँ हम सहमत हैं तो हमें इसको प्रूव करना है कि किस प्रकार से जो तटस्थता और प्रभावशीलता की कमी है, और नहीं है तो किस प्रकार से इसको हमें दिखाना है कि हाँ वर्तमान में नहीं है, बिल्कुल एकदम सिविल सेवा ठीक है, अभी जैसा है वैसा चलने दो, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से तो हम नहीं दिखा सकते। अगर प्रश्न पूछा है तो हमें दिखानी कि हाँ निम्न कमियां हैं, इनमें सुधार किया जाना चाहिए, या निम्न प्रकार से जो सिविल सेवक वो तटस्थ नहीं है या प्रभावशील रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, और हमें निम्न जो सुधार करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर इंट्रो में लिख सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भारत का जो स्टील फ्रेम उसकी सिविल सेवाएं हैं, और सिविल सेवक भारतीय सेवा के अग्रदूत और सेवा का भविष्य है। तो उनके कथन से हम सिविल सेवा का महत्व को यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ सिविल सेवा का यह महत्व है। और मेन बॉडी में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये बताएंगे तटस्थता का मतलब क्या है या प्रभावशीलता का मतलब क्या है, और उनको परिभाषित करके लिखना है। यहाँ निम्न प्रकार से भारत में तटस्थता का अभाव है या निम्न प्रकार से भारत में प्रभावशीलता का अभाव देखा जाता है। तो तटस्थता में हम देखेंगे कि तटस्थता का अर्थ क्या होता है। तटस्थता का अर्थ है कि राजनीतिक और विचारधारात्मक रूप से निष्पक्ष रहकर कार्य करना, ताकि समाज के हर तबके के लिए कार्य हो, किसी प्रकार के पक्षपात के साथ या अपनी विचारधारात्मक पूर्वाग्रहों के साथ कार्य न करना। और प्रभावशीलता का मतलब क्या है? प्रभावशीलता का अर्थ है कि इफेक्टिव रूप से काम करना या अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करना, तो ताकि जो भारत की जो विविधता या जो विशाल जो जनसंख्या है उसकी जो जरूरतों को सिविल सेवा पूर्ण कर पाए। और उसके बाद हमें ये बताना है कि किस प्रकार से भारत में तटस्थता का अभाव है और किस प्रकार से भारत में प्रभावशीलता का अभाव है। आप यहाँ पर भी तटस्थता की परिभाषा लिख सकते हैं, और मैंने तो अलग इसलिए लिखा है ताकि आप अलग से स्पष्ट रूप से समझ पाए, बट आप इसके साथ में प्रभावशीलता को परिभाषित कर सकते हैं और साथ में तटस्थता को परिभाषित कर सकते हैं। अब तटस्थता का कैसे अभाव देखा जाता है कि सबसे पहला तो है कि तटस्थता का मतलब क्या था कि राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रह के कार्य करना, बट वर्तमान में राजनेताओं के साथ गठजोड़ होता है ट्रांसफर के लिए या प्रमोशन के लिए। और दूसरा है कि विचारधारात्मक रूप से निष्पक्ष रह के कार्य करना, बट वर्तमान में विचारधारा को अपने कार्य क्षेत्र में लाते हैं, किसी न किसी समुदाय विशेष का एजेंट बनकर काम करते हैं सिविल सेवक। सारे सिविल सेवक तो नहीं है, बट कुछ सिविल सेवक या सिविल सेवा में इस प्रकार का जो संस्कृति देखी जाती है। और क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप है सिविल सेवा के अंदर, ताकि जिससे उनकी तटस्थता सुनिश्चित नहीं हो पाती। सिविल सेवा के अंदर भाई भतीजावाद है, जो टेंडर आवंटन होते हैं उसमें भाई भतीजावाद देखा जाता है, जो उसकी तटस्थता को सुनिश्चित नहीं कर पाता है और वो समाज के हर तबके के लिए कार्य नहीं कर पाता है। और किस प्रकार से प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा रही है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिविल सेवक हैं भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, जो अपनी पूर्ण प्रभावशीलता है वो समाज के विकास के कार्यों में न लगाकर भ्रष्टाचार जैसे कार्यों में लगाते हैं। जिस प्रकार से जो उनकी प्रभावशीलता जहां पर सुनिश्चित होनी थी वह नहीं हो पा रही है। सिविल सेवा के अंदर जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता की कमी है। जो सिविल सेवक हैं वो जवाबदेही नहीं है और अपनी जवाबदेही के साथ प्रभावी रूप से कार्य नहीं करते। जिस प्रकार से जो मुंबई मेट्रो का कार्य है वो डिले पड़ा है, और सिविल सेवक हैं वो निजी हित को सार्वजनिक हित से ऊपर देखते हैं। और जो सिविल सेवा के अंदर है विशिष्टता का अभाव है। अगर विशिष्टता नहीं आएगी सिविल सेवा के अंदर तो जो सिविल सेवा है वो प्रभावशील रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, और जो सिविल सेवा में विशिष्टता आनी चाहिए थी उसका अभाव देखा जाएगा। जिस प्रकार से जिससे किसी क्षेत्र विशिष्ट के लिए कार्य करने के लिए जो विशेषज्ञता की आवश्यकता है उसका यहाँ पर अभाव देखा गया है।
और प्रभावशीलता किस प्रकार से नहीं है कि जो समय पर कार्य पूरा नहीं करना, और जो सेवा वितरण है वह भी अपर्याप्त है, और जनता संतुष्ट भी नहीं है। और यह जो रीजन है वह जो सिविल सेवक है उसकी जो प्रभावशीलता है उसको कम करते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि जो सिविल सेवा की तटस्थता और प्रभावशीलता कैसे सुनिश्चित नहीं हो रही है और उसका किस प्रकार से वर्तमान में अभाव देखा जा रहा है, इस बात से हम सहमत तो हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि जो तटस्थता और जो प्रभावशीलता है उसका वर्तमान में सिविल सेवा में अभाव देखा जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें किन किन व्यापक सुधारों की आवश्यकता है ताकि सिविल सेवक प्रभावशील व तटस्थ होकर अपना कार्य कर पाए। अब सुधार क्या क्या है? अब सुधार में हम ये बता सकते हैं कि निम्न प्रकार की व्यवस्था किसी राज्य या किसी अन्य देश द्वारा की गई है, उस प्रकार की जो व्यवस्था भारत में लाकर तटस्थता और जो प्रभावशीलता है वो सुनिश्चित की जा सकती है। तो सबसे पहला है कि आचार संहिता व आचरण संहिता का पालन नहीं करने पर दंड का प्रावधान हो, जैसे कि यूएसए और सिंगापुर में आचार संहिता व आचरण संहिता का पालन नहीं करने पर दंड के प्रावधान की व्यवस्था है। और जो चयन के दौरान ही तटस्थ लोगों का चुनाव किया जाए कि वहां पर ही देख लिया जाए कि जो यह व्यक्ति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं है, या फिर उनकी प्रभावशीलता और तटस्थता को सुनिश्चित किया जाए। और जो उनकी तटस्थता और प्रभावशीलता को रोकते कौन है? भ्रष्टाचार जैसे जो कुआचरण है वह रोकते हैं। तो इस प्रकार से जो नियम और कानून बनाए जाए ताकि जो भ्रष्टाचार है वह देश में कम से कम हो, या भ्रष्टाचार करने से जो सिविल सेवक है वो डरे। जिस प्रकार से जो हांगकांग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग की स्थापना की है, उसी प्रकार से भारत भी व्यवस्था कर सकती है जो सिविल सेवकों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप है उनकी शीघ्रता से जांच करे और उनको सजा सुनाए। और सिविल सेवक हैं कब प्रभावशील रूप से काम कर पाएंगे? जब जो उनका प्रमोशन है वो एज को हटाकर उसमें उसको मेरिट को वरीयता दी जाए। अगर मेरिट को वरीयता दी जाएगी तो प्रत्येक सिविल सेवक अपनी उच्चतम क्षमता के साथ कार्य करेगा, अपनी पूर्णतः प्रभावशीलता दिखाएगा ताकि उसका प्रमोशन हो पाए। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो सिविल सेवा में प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। जैसे जो तमिलनाडु सरकार की प्रदर्शन संबंधी वेतन प्रणाली है, जिसके तहत प्रदर्शन के आधार पर जो वेतन में वृद्धि होती है, और सिविल सेवा में लेटरल एंट्री की व्यवस्था की जाए, या जो सेकंड एआरसी सरकारी आयोग और होतो समिति की जो सिफारिशें थी उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाए। और प्रभावशीलता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए उसको भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि निम्न प्रयास हैं वो भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। जैसे कि जो मिशन कर्मयोगी है, जो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है, या जो सिटीजन चार्टर हैं, जो संगठनों के अंदर जो सार्वजनिक संगठन है उसके अंदर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सुनिश्चित करते हैं। और सरकार ने लेटरल एंट्री की व्यवस्था की है, जैसे जो काकोली घोष जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट थी उनको सिविल सेवा में जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे नियुक्त किया गया था अभी कुछ समय पहले, जो कि एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं। अगर इस प्रकार के जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति में जो क्षमता प्राप्त व्यक्ति है उनको सिविल सेवा में लाया गया तो सिविल सेवा के अंदर प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो सरकारी प्रयास भी कुछ लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो सिविल सेवा है उसका महत्व क्या है, या फिर उसकी तटस्थता का क्या महत्व है। जैसे कि यहाँ भगवत गीता के अंदर धर्म की अवधारणा पर जोर दिया गया है, जिसका अनुवाद है कर्तव्य, यानी कि जो सिविल सेवक है उनको तटस्थ होकर या प्रभावशील होकर अपने कार्य को करना चाहिए और जो अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ताकि जो सिविल सेवा का जो उद्देश्य है, जो भारत के जो विकास के इंजन को गति प्रदान करने का जो उनका उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। अगला प्रश्न है कि संस्थागत गुणवत्ता आर्थिक प्रदर्शन की महत्वपूर्ण चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवाओं में सुधारों का सुझाव दें। अब प्रश्न कह रहा है कि जो संस्थागत गुणवत्ता होती है कि संस्थाओं में जो गुणवत्ता क्वालिटी होती है, जैसे संस्था पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, शिकायतों के समय पर सुनवाई करे, या जिस संस्थाओं का लोगों के साथ जुड़ा हो, जो इस प्रकार जो गुणवत्ता होती है वह न केवल जो सेवा वितरण है उसको बेहतर बनाती है, बल्कि जो आर्थिक प्रदर्शन है उसका भी महत्वपूर्ण चालक है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी जो संस्थाओं की गुणवत्ता पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों का सुझाव दें कि सिविल सेवा में क्या सुधार लाए जाए ताकि जो लोकतंत्र है वह भी मजबूत हो पाए और जो उसकी क्वालिटी के कारण जो आर्थिक प्रदर्शन का जो वह चालक बनकर उभरे। तो हम इंट्रो की शुरुआत जो संस्थागत गुणवत्ता है उसको परिभाषित करके कर सकते हैं कि जो संस्थागत गुणवत्ता है उन संस्थानों की संगठनों की समग्र प्रभावशीलता, दक्षता को संदर्भित करती है। अब चलते हैं अपनी मेन बॉडी की ओर। हमें यहाँ पर बताना है कि जो संस्थागत गुणवत्ता है वो किस प्रकार से आर्थिक प्रदर्शन की चालक है
और संस्थागत गुणवत्ता में क्या आता है, पारदर्शिता आ गई, जवाबदेही आ गई, या जो डॉक्यूमेंटेशन है वो संस्थाओं में कम हो, संस्थाओं में तटस्थता सुनिश्चित हो, संस्थाएं उत्तरदायी हो, संस्थानों में भ्रष्टाचार कम हो। यही है जो संस्थागत गुणवत्ता है। अब ये किस प्रकार से आर्थिक प्रदर्शन की चालक है? जैसे अगर पारदर्शिता होगी तो संस्थानों के अंदर, तो जो बाह्य निवेशक हैं उनको लगेगा कि जो भारत की संस्थाएं वो बहुत अधिक पारदर्शी हैं, तो वहां पर जो अपना जो बिजनेस करना है वो बहुत ही इजी होगा, वहां पर किसी प्रकार की भ्रष्टाचार नहीं है, तो वहां पर हम इजीली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो जो इस कारण से क्या आएगी, भारत में अधिक से अधिक एफडीआई आएगी। तो एफडीआई आएगी तो क्या होगा, भारत का आर्थिक विकास होगा। और अगर जवाबदेह होंगे सिविल सेवक या जो संस्थाएं जवाबदेह होगी, तो जो निवेशक होते हैं उनको शीघ्र अनुमति मिल जाएगी कार्य की, क्योंकि वो समय पर कार्य करेंगे सिविल सेवक। तो इससे क्या होगा, कम समय में कार्य पूरा हो पाएगा। और कम समय में कार्य पूरा होगा तो भारत की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूती मिलेगी। जैसे यदि अगर संस्थाएं जवाबदेह होती तो जो मुंबई मेट्रो का कार्य जल्दी पूरा हो जाता, तो उसका जो लाभ है वो देश ले पाता और अपने आर्थिक जो गति इंजन है उसको तेज कर पाता। बट है नहीं, तो जो इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट लटके हुए पड़े हैं, जो आज जो भारत की आर्थिक ग्रोथ है उसको कम कर रहे हैं। अगर दस्तावेजीकरण कम होगा तो जो बाह्य निवेशक है उनको यहाँ पर जो किसी प्रकार की जो अपना ऑफिस खोलने में या किसी प्रकार की जो अपनी एजेंसी को खोलने में कम समय में या एकल स्थान पर ही सारी व्यवस्था हो जाएगी, तो वो कम समय में अपना जो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे इंडिया के अंदर, या कम समय में अपनी संस्थाओं को यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे। इसी प्रकार अगर भ्रष्टाचार कम है तो जो वास्तविक लोग लाभान्वित होंगे और जो कर के पैसे का जो उपयोग है वो वास्तविक लोगों तक पहुंच पाएगा। तो जो वास्तविक लोगों को लाभ होगा तो देश का जो आर्थिक ग्रोथ है वो अधिक होगी। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो तटस्थता है, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करके जो संस्थाएं हैं वो बेहतर कार्य करके भारत के जो आर्थिक या जो देश के जो आर्थिक विकास है उसकी गति में योगदान दे सकते हैं। जो संस्थागत गुणवत्ता प्राप्त करके या सिविल सेवा में संस्थागत गुणवत्ता प्राप्त करके जो ऊपर जो लाभ लिखे गए उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के लाभ प्राप्त हुए तो जनता का विश्वास है वह सरकार व सार्वजनिक संस्थाओं पर अधिक होगा, और जिससे जनता की भागीदारी सुनिश्चित होगी। और लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र है वो भारत का मजबूत हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था उससे जो प्रश्न के पहले पार्ट को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आर्थिक विकास के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिविल सेवा में निम्न सुधार किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं कि नियमों को सुव्यवस्थित करना और लाल फीताशाही को कम करना। जैसे कि जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो टेंडर आवंटन में ऑनलाइन नीलामी का प्रयोग करता है। तो जिस प्रकार से जो नियम है वो सरल हो गए कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन टेंडर फाइल करके अपनी नीलामी में भाग ले सकता है, उसे किसी प्रकार के जो सरकारी ऑफिस है उनका चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा है कि जो सिविल सेवा संस्थान है उनकी दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाया जाए, जो कि सेकंड ARC ने भी बोला है। जैसे कि जो कर्नाटक की सकल पहल है जिसमें एक समय सीमा के भीतर सर्विस डिलीवरी का वादा किया जाता है। तो इस प्रकार से जवाबदेही बढ़ेगी, संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, समय पर कार्य भी पूरा हो पाएगा, जिससे आर्थिक विकास का इंजन है उसको भी गति मिलेगी और लोगों का विश्वास है वो भी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर अधिक होगा, जिससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होगी। तीसरा है कि जनता की शिकायतों को तुरंत सुनवाई की जाए, जैसे कि राजस्थान की संपर्क पहल हो गई। भ्रष्टाचार को कम किया जाए, मेरिट आधार पर प्रमोशन किया जाए, जिससे कि संस्थाओं की प्रभावशीलता बढ़े और सिविल सेवा को उनको संवेदनशील बनाया जाए, या जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है उसको अधिक से अधिक किया जाए सिविल सेवा के अंदर, जो कि सेकंड ARC ने बोला है। तो इस प्रकार के उपाय करके हम जो आर्थिक विकास तो प्राप्त कर ही सकते हैं, उसके साथ ही हम जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूत बना सकते हैं, जो कि प्रश्न का दूसरा भाग था। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। जैसे डिजिटल इंडिया जैसी पहल हो गई, जो विसल ब्लोअर थे उनके प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था की गई है, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है उसको लाया गया है। तो इस प्रकार के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और अपनी संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि जो लोकतंत्र है उसको मजबूती मिल सके और जो शासन में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो पाए। कंक्लूजन में हम किसी प्रकार की केस स्टडी बता सकते हैं, जैसे कि जो संस्थागत गुणवत्ता है उसने किस प्रकार से जो आर्थिक विकास है उसको कहीं पर अधिक किया है, और किस प्रकार से संस्थागत गुणवत्ता है उसकी कमी ने जो आर्थिक विकास की जो गति है उसको धीमा कर दिया है। जैसे जो सिंगापुर, न्यूजीलैंड और जो रवांडा है वहां पर जो संस्थागत गुणवत्ता लाकर जो आर्थिक विकास को भी प्राप्त किया है और अपने लोकतंत्र को भी मजबूत किया है। और दूसरी ओर जो वेनेजुएला है जहां पर भ्रष्टाचार और कुशासन है, जिसने जो संस्थागत गुणवत्ता है वो सुनिश्चित नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। उसके साथ है वहां की जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका भी आसर हो गया। वहां पर तानाशाही सरकार है वह स्थापित हो गई है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं
कि जो संस्थागत गुणवत्ता है वो आर्थिक विकास का तो साधन है ही है, साथ ही साथ वो जो लोकतांत्रिक विकास है उसका भी साधन है। तो आज हमने जो सिविल सेवा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आप यह पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।